Okay. Good afternoon, everyone. This is Dr. Poornima Mathur from Oasis Fertility, Vadodara. And आज फिर I'm here to discuss an important topic with you. हमने पहले इसको एक बार डिस्कस किया हुआ है. And this topic is a very big challenge that somebody faces during the IVF treatment, thin endometrium. So when we talk about thin endometrium, many of you who are undergoing a fertility treatment or in the form of IUI, IVF or simple हम ovulation induction भी करा रहे हैं, तो we've seen endometrium is an important factor. हमने endometrium का कहीं mention सुना होगा कि there's something called endometrium, उसकी thickness ये सब mention करते हैं. So what is endometrium and how does thin endometrium impact us? So we'll be discussing all these factors in detail. सो एंडोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है. इसे बेसिकली अगर हम सिंपल लेमैन टर्म्स में बोले तो यूट्रस के अंदर की गद्दी जो बेबी को स्टिक करने में, बेबी को रहने में हेल्प करेगी. आप इसको जानते हो एज योर ब्लड फ्लो. जो पीरियड्स के टाइम पे हमें ब्लड फ्लो होता है जिसमें ये लाइनिंग हमारी शेड ऑफ होती है. तो ये लाइनिंग जो है अगर हमारे यूट्रस की प्रॉपर तैयारी नहीं होगी टू हैव द बेबी, वी वुड हैव ट्रबल गेटिंग प्रेग्नेंट और एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने में, या ये हमारी फर्टिलिटी जर्नी को, हमारे आउटकम को मेजरली अफेक्ट कर सकती है. सो अगर हम ये देखें, दिस इज द यूट्रस एंड इसके अंदर की जो हमारी अंदर वाली लाइनिंग है दैट इज द एंडोमेट्रियम. सो एंडोमेट्रियम को जब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, हम 2-3 फैक्टर्स हैं जो इसके बारे में मेंशन करते हैं. वी नॉट गोइंग टू वेरी मच डिटेल्स, बट जो आपने कॉमनली सुने होंगे कि थिकनेस क्या है लाइनिंग की, व्हाट इज द एंडोमेट्रियल थिकनेस, हमारी उसकी दिखावट कैसी है, दी मॉर्फोलॉजी, बनावट कैसी दिख रही है उसकी, वो किस टाइप की लग रही है हमें, अगर ट्रिपल लेयर प्रोलिफरेटिव लग रही है, सिक्रीटरी लग रही है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है. अगर हम देखें तो दी एंडोमेट्रियम जो है, जब आपको पीरियड्स आते हैं तब ये लाइनिंग पूरी शेड ऑफ होती है इन रिस्पॉन्स टू हॉर्मोन्स. अगर हम एक नेचुरल साइकिल में जा रहे हैं तो आपका जब एग बनता है वो एक एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है एंड वो एस्ट्रोजन हार्मोन इस लाइनिंग को ग्रो कराता है. अगर आप एक आईवीएफ का ट्रांसफर साइकिल करवा रहे हैं तो उस आईवीएफ ट्रांसफर साइकिल में आपको मेडिसिन दी जाती है, दी एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जेल्स, वजाइनल सपोजिटरीज, पैचेस, जिससे हमारी ये लाइनिंग डेवलप होती है. जब ये लाइनिंग डेवलप होनी शुरू होती है तो इनिशियली जो हमारी प्रोलिफरेटिव फेज है, जब ये लाइनिंग ग्रो कर रही है, तब वो ऐसे एक ट्रिपल लेयर फॉर्म में दिखती है. अगर हमें दिख रहा हो कि एक 3 अलग अलग लाइन दिख रही है, विच इज़ द मॉर्फोलॉजी जैसी हमारी इनिशियल प्रोलिफरेटिव फेज में होनी चाहिए. जैसे ही ये साइकिल के सेकेंड हाफ में पहुंचती है, जब हमारा एग रप्चर हो चुका है या हमारा प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट हो गया है, इट चेंजेस फ्रॉम दिस ट्रिपल लाइन टू अ सिक्रीटरी फेज, तो जो इसको हम प्रोजेस्टोजेनिक एंडोमेट्रियम भी कहते हैं. तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे 2 इमेजेस देख सकते हैं. एक आप देख रहे हैं हमारी लाइनिंग जिसमें ट्रिपल लेयर लाइनिंग है हमारी, दैट इज अ नॉर्मल प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम, और उसकी थिकनेस आप देखें मेजरमेंट में आ रही है 9 mm. सेकेंड आप देख रहे हैं लाइनिंग है ट्रिपल लेयर, थोड़ी सी हम डिसर्न कर सकते हैं, एंड उसकी थिकनेस है 3 mm. सो थिन एंडोमेट्रियम है क्या? थिन एंडोमेट्रियम इज बेसिकली जब भी हमारी लाइनिंग हमारी मिड ल्यूटियल फेज में, जब हमारा एग रप्चर होने को रेडी है, या आपकी इन अ साइकिल जिसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन दे रहे हैं, आईयूआई कर रहे हैं, एचसीजी ट्रिगर दे रहे हैं, जिस समय हम एचसीजी ट्रिगर दे रहे हैं उस समय एग रप्चर हो रहा है उस समय, या जब हम एक ट्रांसफर साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करने वाले हैं उस समय हमारी अगर लाइनिंग 7 mm से कम है, दैट इज थिन एंडोमेट्रियम. मुझे कैसे पता चलेगा क्या माइट बी? नाउ इफ समबडी इज अंडरगोइंग एन आईवीएफ ट्रीटमेंट और एन एडवांस ट्रीटमेंट विद द फर्टिलिटी डॉक्टर, तब आपको आपके डॉक्टर मेंशन करते हैं कि हाउ इज योर, वी टेल यू अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स, आपकी ओवरीज कैसा बिहेव कर रही है, व्हाट इज द एग्स, हमारे नंबर्स क्या है, साइज क्या है, सिमिलरली आपकी यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा है, इज देयर एनी कंसर्न विद द यूट्रस, एंड आपकी लाइनिंग कैसी बन रही है. सो ड्यूरिंग अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आपको आपके कंसल्टेंट्स अवेयर कराते हैं रिगार्डिंग एनी कंसर्न्स अगर कोई एंडोमेट्रियम के साथ है तो. If I'm not undergoing a fertility treatment, अगर मैं सिर्फ I am worried, I'm trying to conceive and I would be concerned कि क्या मुझे thin endometrium तो नहीं, I've heard somebody talk about it. So what would be the symptoms? So normally अगर normally किसी को 3-4 days की blood flow होता है during a periods, if you have a decreased blood flow, say for instance आप कहोगे कि मुझे सिर्फ 1 day ही flow आता है madam and I barely soak a pad, or it is just 1 or 2 pads for 2 days only,
सो दैट जब हमें फ्लो डिक्रीज्ड है, so that is where we need to get our endometrium evaluated. अगर हमें लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एमिनोरिया रहते हैं, लॉन्ग एमिनोरिया मतलब हमें 2-2 3-3 महीने पीरियड्स ही नहीं आते, जब आते हैं तब हमें बहुत ही कम फ्लो आता है, हमारी पहले कोई हिस्ट्री, अगर हमारी कोई सर्जरी हुई भी है ऑन द यूट्रस, कोई डीएनसी एसएफआई या कुछ हुआ है एसोसिएटेड, साथ में पेट में हमेशा दर्द रहता है, यू नॉर्मल कंप्लेन मैम पेड़ों में दर्द रहता है, नीचे शरीर में भारीपन रहता है, हम रिलेशनशिप रखते हैं तो हमें दर्द होता है, कॉन्स्टेंटली डिस्चार्ज ही रहता है, दैट इज वेयर हम एंडोमेट्रियम को कंसिडर करना चाहेंगे। अगर हमें प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ है या एट टाइम्स मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, इट वुड बी एन इनएडवर्टेंट फाइंडिंग। जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है ओके आवर एंडोमेट्रियम इज गिविंग अस ट्रबल, दैट इज वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड। सो हमारे कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं थिन एंडोमेट्रियम? थिन एंडोमेट्रियम के बहुत सारे कॉज होते हैं। लेट्स गो फॉर द मेन फर्स्ट वन, द सर्जिकल। अगर हमारे यूट्रस के ऊपर मल्टीपल सर्जरीज हुई है, मल्टीपल सर्जरीज हमारी हो सकती है ड्यू टू रिपीटेड मिसकैरेजेस, या तो हमारी बार बार डीएनसी हुई है, एट टाइम्स आपने एक ही अग्रेसिव डीएनसी कराई हुई है, हम किसी पेरिफेरल सेटिंग में है वेयर द डॉक्टर वाज नॉट अवेयर, या हमारा कुछ अबॉर्शन के बाद अंदर प्रोडक्ट्स रह गए थे जिसके लिए हमारी सफाई हुई है, हमें मेजर ब्लीडिंग हुई थी जिसके लिए सफाई की है, उसमें हमारे लाइनिंग कम होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। अगर हमने कोई फाइब्रॉइड रिमूवल कराया है जिसमें हमारी अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग अफेक्ट हुई थी, एट टाइम्स इफ डन प्रॉपरली इट इज लेस लाइकली कि हमें थिन एंडोमेट्रियम दे, बट अगर अग्रेसिव मायोमेक्टमी है, उस समय कोई प्रॉब्लम हो गई है ड्यूरिंग द मायोमेक्टमी सर्जरी, मैसिव ब्लीडिंग या कुछ, दैट कैन ऑल्सो लीड टू थिन एंडोमेट्रियम। अगर हमने प्रीवियस हैवी ब्लीडिंग के लिए कोई एंडोमेट्रियल अब्लेशन वाला प्रोसीजर कराया, से फॉर इंस्टेंस हमने हीट क्रायो या हीट वाला हमने अंदर कोएगुलेशन कराया, अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग का अब्लेशन कराया है, वो आगे जाके हमें थिन एंडोमेट्रियम कॉज कर सकता है। A very important cause in our Indian setup is infections. Tuberculosis is indigenous to India. हमारे यहाँ पे बहुत tuberculosis की infections common है, and not though it is related to a poor health nutritional status, it is not usually restricted to the lower strata of the society. It can be seen in well-to-do patients as well. So अगर आपको pelvic tuberculosis हुई है, अगर आप एंड एनी अदर पीआईडी का इन्फेक्शन है, हमें परसिस्टेंट, इफ यू हैव अ कंप्लेंट कि मुझे परसिस्टेंट ऑन एंड ऑफ आई हैव अ वजाइनल डिस्चार्ज, मैं लोकल प्रैक्टिशनर से मैं ऑन एंड ऑफ मेडिसिन लेती हूँ, ठीक होता है 1 महीने के लिए, 1 महीने का फिर आई स्टार्ट हैविंग अ डिस्चार्ज। तो अगर हमें परसिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं, हमें ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, सो इनसे हमारी यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है, दी एंडोमेट्रियम की मेन लाइनिंग है जहाँ से पूरी लाइनिंग ग्रो होना शुरू करती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम बहुत लंबे टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, या हम बहुत टाइम से एग बनाने वाली जो मेडिसिन है क्लोमिफेन, इनकी रिपीटेड साइकिल्स करते जा रहे हैं, तो दीज कैन ऑल्सो अफेक्ट योर एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अगर किसी भी मैलिग्नेंसी या किसी और वजह से हमें रेडियोथेरेपी लेनी पड़ रही है, दी पेल्विक रेडियोथेरेपी, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स हमारे यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को, एंड हमारे एंडोमेट्रियम थिन हो सकता है। नेक्स्ट, वेरी कॉमनली ऑब्वियसली हमारी लाइनिंग ग्रो होना शुरू करती है विद हमारी फर्टिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे हमारी एज एडवांस करती है, हमारी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, सिमिलरली हमारे यूट्रस में भी एजिंग होती है, एंड वन ऑफ द एजिंग इफेक्ट दैट वी सी इज अ थिन एंडोमेट्रियम। अगर मेरी ओवरीज हैव अ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब है my ovary is supposed to work normally till 40 years of age, and after 40 it will start reducing its work, and eventually at around 50-51 I'll get my menopause. If in case हमारे egg reserves कम हैं, and there is a chance where you have your menopause somewhere around 37-38, अगर हमारे egg reserves कम होना शुरू होते हैं, now this premature ovarian insufficiency, premature ovarian menopause जो होता है हमारा, इन सब में हमारी एग लाइनिंग के ऊपर फर्क पड़ता है, एंड हमारा थिन एंडोमेट्रियम वी कैन एनकाउंटर ड्यूरिंग द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। नाउ इम्प्लीकेशंस हमारे क्या होते हैं? बेसिकली अगर हमारी लाइनिंग थिन है तो दैट इज वेयर वी कैन हैव अ रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स, हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता, हमारी लाइनिंग नहीं बनती, हमारी प्रेगनेंसी स्टिक करती है, तो बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन के सब जो है
जो कॉजेज है हमारे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है. Now there's a very common cause जो हमारा वो आता है Asherman syndrome. Asherman syndrome जो हमने सबसे पहले सर्जिकल कॉज डिस्कस किया था in detail about how it leads to हमारा thin endometrium. There's something called Asherman which we should know. So जब हमारे यूट्रस के ऊपर सर्जरी होती है, be it multiple DNCs और any other surgery, या फिर हमें tuberculosis या कोई और इन्फेक्शन हुआ है, यूट्रस कैन बी टेकन एज अ स्मॉल स्ट्रक्चर जिसके अंदर की लाइनिंग ग्रो होती है एंड इट एक्सपैंड्स. यूट्रस की बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है, इट कैन एक्सपैंड अकोमोडेट अ पूरा बेबी. व्हेन द लाइनिंग इन आगे पीछे की लाइनिंग्स अगर आपस में चिपक जाती हैं, अगर साइनी की एडेशंस फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज एशरमैन सिंड्रोम. सो नाउ द टू लेयर्स हमारे यूट्रस की आगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आगे और पीछे की जो वॉल्स हैं अगर आपस में बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस जुड़ गई हैं, दैट इज एशरमैन्स. नाउ ये फाइब्रोसिस हमारी यूट्रस की लाइनिंग को ग्रो नहीं करने देता and it can majorly affect our fertility journey. Causes में obviously multiple surgeries and TB ये सब कुछ है. Now इनका मैनेजमेंट भी हम आगे डिस्कस करते हैं. Now how do we diagnose basically thin endometrium? Thin endometrium आपको एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, अगर हम एक स्कैन कर रहे हैं, आप मिड साइकिल हो अराउंड 12th day where we are expecting a good follicle ready for rupture, उस समय if we assess the endometrium we should be able to know whether the lining is adequate or we have some troubles with the lining. During a journey आपको आपके डॉक्टर बोलेंगे कि the lining is still 5 mm or 6 mm and आपका follicle ready है, ready to get a trigger, rupture के लिए ready है, या rupture हो गया और अभी भी lining 6 mm है. That is where you know कि on ultrasound कि हमारी thin endometrium है. So now आगे evaluate करने के लिए how do we evaluate it is further is हमारा a sonohysterography. सोनोहिस्ट्रोग्राफी, सोनोसैल्पिंगोग्राफी, उससे हमें क्या पता चलता है, हम पानी डालते हैं यूट्रस कैविटी के अंदर, वी गेट टू नो इफ देयर इज एनी पैथोलॉजी. अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हमारी है, इज देयर आर देयर एनी एडेशंस, ही हमें पॉकेट्स दिखेंगी, हमें बैंड्स दिखेंगे. सो सोनोहिस्ट्रोग्राफी कैन हेल्प अस नो व्हाट कैन बी द टेंटेटिव कॉज. But the gold standard would be a hysteroscopy. Hysteroscopy क्यों? क्योंकि उसमें हम आंखों से देख के डायग्नोसिस कर भी सकते हैं, but at the same time if there is any pathology we can also correct it. So treatment, how do we treat thin endometrium? So endometrium अगर हमारा thin है, we are going a simple ovulation induction cycle, तो हम estrogen hormone supplement कर सकते हैं. So estrogen hormone supplementation से in the form of tablets, gels, vaginal suppositories, जब हम estrogen की dose increase करते हैं, it improves the lining of the uterus. In patients who have thin endometrium, we do not prefer a fresh embryo transfer. We prefer a frozen embryo transfer where we can have the lining हमारे हिसाब से हम with the help of various adjuvants and medicines we can help grow the lining. Now hysteroscopy, as we discussed, hysteroscopy is the gold standard. Now hysteroscopy में when we go inside, hysteroscopy हमने पहले भी discuss किया हुआ है in different live sessions हमारे में. Hysteroscopy is where we put in a camera inside the uterine cavity and see how is the endometrium, क्या वो pale दिख रहा है, क्या उसमें is there any evidence of infection, tuberculosis का evidence हमें लग रहा है, are there any adhesions, and we can actually correct it as well. कि अगर हमारा adhesions है, we can actually remove the adhesions, हम scissors से cut कर सकते हैं. If there's any infection, we can take a sample. If there is any polyp or pathology, that can be removed. At the same time, it can also be used to inject PRP. Now, what is PRP? I'm sure you all must have heard about PRP in either our sessions, हमारे पास, or with a cosmetologist. So, PRP is आपके blood में different growth factors घूम रहे हैं all over, so as to stimulate the growth of the body के different parts. Now, this can be separated अलग से in the form of a platelet-rich plasma. Now, this platelet-rich plasma is rich in growth factors. Now this when injected, हमारे जब endometrium की हम basal layer में inject करते हैं, it stimulates the growth, it rejuvenates the endometrium. So it can be simple instill कर सकते हैं हम into the cavity, or it can be done hysteroscopically with the help of a needle in all the walls of the endometrium. Similarly, stem cells जो हमारी bones के अंदर होते हैं, which actually are used in treatment, various cancer treatments and all, उनमें हमारे प्रीकर्सर सेल्स होते हैं. प्रीकर्सर मतलब मेन पेरेंट सेल्स जिनसे हमारी डिफरेंट सेल्स बन सकती हैं. सो दीज स्टेम सेल्स आर टेकन फ्रॉम योर बॉडी
एंड ये हम यूट्राइन आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं, राइट, वेयर इट फ्लोज डायरेक्टली टू योर यूट्रस, provides these stem cells to the endometrium, and they have shown a significant improvement in the endometrial lining. Apart from all these treatment, there are adjuvants. Adjuvants किस तरीके से हम यूट्रस की लाइनिंग improve कर सकते हैं? Anywhere where we can improve the blood flow of the uterus. हम वो aspirin as a blood thinner, arginine as a nitric oxide donor, sildenafil as a nitric oxide donor, vitamin E, GCSF, या ग्रोथ हॉर्मोन्स. दीज आर द वेरियस एडजुवेंट्स जो डिफरेंट तरीकों से हमने इन डिफरेंट मोडालिटीज we've administered to the patients, and they've shown promising results, not yet to be a guideline, but they've shown a significantly promising results in patients with thin endometrium. So I know thin endometrium is a major challenge, but with the better advanced modalities like ovarian intrauterine PRP and subendometrial injection of PRP, stem cells, and all the adjuvants, patients with thin endometrium have shown a promising result. And then it is always remember the cutoff 7 mm jo hai, that is made for the majority. We've had pregnancies in people with lower endometrium as well. Say, for instance, the 6 mm maybe result aaya, but it is eventually the entire amalgamation of what is the thickness, what is the morphology, what is the blood flow, what are the other parameters which help us decide how we can help and maximize the success rate in a particular patient suffering from thin endometrium. So if you have any queries regarding thin endometrium, or if you are struggling with any, please feel free to contact us so that we can guide you for the optimal treatment. Thank you so much. If my endometrium remains thin despite treatment, what are my options for achieving pregnancy? So it is like, that is why I said if your endometrium remains thin. So when we're talking about thin, we've had a hysteroscopy, we've ruled out any organic cause, any structural cause, or हमने modalities like GCS हो गए, endometrial PRP हमने try कर लिया है. So we take a call depending upon what is the thickness we've achieved. If it is 6, 6.5, or it is 2 or 3 only. What is the thickness achieved? What is the morphology of the endometrium? What is the blood flow? So that is why I say 7 is a cutoff we take. We've had a pregnancies in 6, 6.5 also. So if we have a good triple line endometrium with a good blood flow, but it has reached only 6.5 mm with a good embryo, we can give it a shot. You still stand a chance for pregnancy. If we say you have a thin endometrium due to an Asherman's, where we've tried everything and yet it is not improving, in that case, our option would be a surrogacy. I think that answers your question. How thin is considered too thin for implantation? So the cutoff that we have as per the guidelines is 7 mm. If it is less than 7 mm on the day of trigger, जिस दिन आपका एक रप्चर होना होता है in the natural conception, or the start of progesterone during an IVF cycle, that is considered to be thin. Thank you so much. Please feel free to ask us for any queries related to fertility treatments. We at Oasis Fertility have all the advanced modalities to help you out. Thank you so much.